की शुरुआत करने का वक्त हो चला है। आप जानते हैं बीते 2 महीने में जम्मू के उस इलाके में जहां आज आपको अपना फोकस लाना है, इसलिए क्योंकि वहां पर 4 बड़े आतंकी हमले हुए। चौथा हमला सोमवार को हुआ। इस हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर उस वक्त हमला किया गया जब काफिला बड़नोटा गांव से गुजर रहा था। जाहिर है जिस देश ने अपने 5 सपूतों को खोया है, क्योंकि देश के 5 सपूत इसमें शहीद हो गए, उस देश के हर नागरिक के मन में बताइए गुस्सा होगा कि नहीं होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी हमले को लेकर इशारों में मॉस्को में कल एक बहुत बड़ा संदेश दिया। मैं आपको वो बयान सुनवाना चाहती हूं और उसके बाद इस सवाल का जवाब तलाशना जरूरी है कि क्या इस बार पाकिस्तान का पक्का इलाज होगा और वो पक्का इलाज कैसे होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि युद्ध समस्या का हल नहीं हो सकता है, तो पाकिस्तान से कैसे जाएगा निपटा। आज इस पर गूंज जरूरी है। पहले आप इस बयान को सुनिए। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, 40 साल से भुगत रहे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी, उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना। आपने सुना प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को अगर इन बातों से कोई फर्क पड़ता तो आज ये खबर मैं आपको नहीं सुना रही, क्योंकि वहां तो हर रोज आतंकी हमले होते हैं। वहां तो रोटी से सस्ती है जान की कीमत। कभी स्कूल पर आतंकी हमला, कभी बीच बाजार में बम ब्लास्ट। सांप को पालेगा पाकिस्तान तो वो खुद उसी को डसेगा ना। और पाकिस्तान में तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक आतंकी पल रहे हैं। और सोच क्या है कि छुप छुप कर हमले करने से और जग जाहिर ना हो पाने से चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। 3 युद्ध हार चुका है पाकिस्तान और वो ये जानता है कि उसकी हैसियत और औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ सके, युद्ध लड़ सके। तो फिर क्या करता है, सस्ता इलाज ढूंढने की कोशिश करता है। और जैसा मैंने आपको बताया, सस्ता क्या है वहां पर? जान। माल इतना सस्ता नहीं है, जान वहां बहुत सस्ती है। उसकी फौज 3 जंग हारने के बाद ये मान चुकी है कि भारत से हम जंग जीत ही नहीं सकते। तो एक ही रास्ता है, और रास्ता क्या है? इस्लाम के नाम पर रेडिकलाइजेशन करके वहां के युवाओं को बहकाओ और उन बच्चों को कहो 72 हूरें मिलेंगी ऊपर जब जन्नत मिलेगी। और जन्नत कैसे मिलेगी? मुजाहिदीन बन जाओ। मुजाहिदीन बनने के लिए क्या करना है? बम बांध लो। अब बम ना बांध पाओ तो क्या करना है कि वहां हिंदुस्तान के फौजियों को जाकर निशाना बनाओ। भारत तरक्की कर रहा है, ये बात पाकिस्तान कैसे निगल सकता है? उसके हलक के नीचे ये कैसे बात उतर सकती है? खुद के देश में कर्ज मांगने के सिवा आप बताइए कोई और चारा है? सिर्फ हाथ में कटोरा है, कोई मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान की पूरी जीडीपी का 91% जो है वो सरकारी कर्ज है। 91% कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान को अपने उपक्रमों को बेचना पड़ रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना ईमान भी बेच सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने के बदले क्या कर रहा है? आतंक को पाल रहा है। और ये कोई नई बात मैं आपसे नहीं कर रही, लेकिन आज एक बार फिर से उसने जख्म को कुरेदा है। पाकिस्तान में 150 से ज्यादा आतंकी संगठन एक्टिव है, 150 से ज्यादा। यूएनएससी ने जिन आतंकियों को मोस्ट वांटेड माना है उसमें हाफिज सईद है, जकीउर रहमान लखवी है, मसूद अजहर है, दाऊद इब्राहिम है। और ये सब कहां है? अभी तो सिर्फ 4 नाम गिनाए हैं, ये चारों के चारों कहां हैं? पाकिस्तान। एसएटीपी के मुताबिक पाकिस्तान के हर प्रांत में आतंकी संगठन है जो 5 अलग अलग मंसूबों के लिए काम करते हैं। आतंकियों का एक वर्ग कैसे सबको और पूरी दुनिया को निशाने पर लेता है वो आप देख लीजिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो। फिर एक और वर्ग है जो अफगानिस्तान पर हमले करता है। फिर तीसरा जो है वो भारत और खास करके कश्मीर को अपने निशाने पर लेता है। फिर चौथा वर्ग कौन सा है? पाकिस्तान में ही आतंकी हमले करता है। फिर एक और वर्ग है
जो शिया बहुल इलाके जैसे ईरान को टारगेट करता है। यानी जैसे कॉर्पोरेट हाउस काम करते हैं ना, वैसे ही पाकिस्तान में ये आतंकी संगठन काम करते हैं। हर काम के लिए अलग अलग आतंकी संगठन। और इसीलिए अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश कहा है। कठुआ में हुए आतंकी हमलों में भी पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबे साफ दिखते हैं। जो आतंकी पीर पंजाल रेंज को जंगल को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर छिपे हुए हैं, उनको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अल्पाइन क्वेस्ट लोकेशन एप्लीकेशन दिया हुआ है। ये क्या है? इस ऐप की मदद से आतंकी घने जंगल में रास्ता ढूंढ निकालते हैं। जम्मू में पिछले 1.5 साल में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, उसमें आतंकियों ने इसी ऐप का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं। जुलाई 2019 में खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर भारत ने आखिरी बार 23 पन्नों का डोजिया सौंपा था, जिसके बाद पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि भारत अब डोजिया नहीं सौंपेगा, अब वो जवाब देगा और जिस भाषा में पाकिस्तान समझता है उस भाषा में जवाब देगा। उरी और पुलवामा हमलों के बाद भारत ने ये करके भी दिखाया। ऐसे में साफ है कि 5 शहादत का बदला हमारी फौज लेगी, और कैसे और कब लेगी, तारीख और वक्त ये तय बस होना बाकी है। लेकिन कुछ सवाल है जो आज पूछना बहुत जरूरी है। सवाल ये कि पाकिस्तान की कारस्तानियों का पक्का इलाज अब क्या है? सवाल ये कि जम्मू में हो रहे हमले के पीछे मैसेज क्या देना चाहता है पाकिस्तान? और सवाल ये कि कठुआ हमले का बदला कैसे लिया जाएगा? सारे खास मेहमान इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरू करते हैं गूंज। हमारे साथ इस वक्त जेके बंसल, जनरल जेके बंसल जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आरएसएन सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। इंटेलिजेंस की जो तमाम हमारी एजेंसियां हैं वो किस तरह से काम करती हैं और किया करती थी, उसकी बारीकी से पकड़ रखते हैं। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद से कमर चीमा अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। पीएमएल नून के नेता इरशाद अहमद खान भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन आरएसएन सिंह साहब, आज जो बड़ा सवाल है वो यही है, कब और कैसे पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा? या फिर ये कह दीजिए कि शांति से जब हिंदुस्तान बैठता है तो पाकिस्तान को भी पसंद नहीं आता है। नहीं, जवाब देना तो जरूरी है, और लेकिन अब यही तय करना है कि जवाब किस तरीके से देना होगा। लेकिन आपने बात कही कि जैसे कॉरपोरेट हाउस चलते हैं उस तरह से पाकिस्तान का ये पूरा जिहादी जो तंजीमें हैं और नेटवर्क है वो चलता है। तो इन सब का जो कॉरपोरेट का जो हेड है वो पाकिस्तान की मिलिट्री है। एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान छोड़ के उनका वो सब वही उसको नियंत्रित करते हैं। और आप देखेंगे, आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसकी पॉलिटिकल टाइमिंग और जियोपॉलिटिकल टाइमिंग। बिल्कुल, ये आपने जो पैटर्न देखा, ये पैटर्न तो कौन तय करता है? ये बहुत, मैं मतलब इसमें बहुत गहरी विचार की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर का ओथ होता है, रियासी में हमला हो जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर रूस जाते हैं, बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल इवेंट था, उसके बाद कठुआ में हमला हो जाता है। तो सवाल है कि somebody is coordinating it, no? Who is coordinating it? तो वेल इट इज़ मतलब जो कॉरपोरेट का हेड है वो तो मैंने कहा पाकिस्तान का मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन उसके अलावा अमेरिका भी है, चीन भी है। और ये सोचने की बात है कि आखिर आप बताइए कि अमेरिका की क्या लिवरेजेस हैं इस हमारे सब कॉन्टिनेंट में। पाकिस्तान मिलिट्री, बांग्लादेश में वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी तो उसको तो शेख हसीना ने कहीं का नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो ये कुछ लिवरेजेस है। अल कायदा है, यू विल बी सरप्राइज्ड, अल कायदा, यू विल बी सरप्राइज्ड, इस्लामिक स्टेट खोरासान, ये सब अमेरिका के लिवरेजेस हैं।
और कुछ हमारे अंदर के भी लोग हैं। इसको मैं उस पर पर्दा डालना ये बहुत बड़ा पाप होगा, ठीक है ना। आरएसएन सिंह साहब, हमारे दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस पर थोड़ी गहनता से चर्चा और विचार करने की जरूरत है। सुशांत सरीन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कमर चीमा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर साहब, एक बार फिर से यहाँ पर अब इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और यही वजह है कि एक के बाद एक जो अटैक अब पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों की तरफ से हो रहे हैं, प्रॉबेबली आपको एक बार फिर से इलाज की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान के अंदर कल भी एक 14-24 साल पाकिस्तानी कैप्टन जो है वो शहीद हुआ है, और आपको पता है पाकिस्तान की सरकार की ये बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है, और पूरी दुनिया में डॉसियर्स भी भेजे जा चुके हैं और बातें भी की जा चुकी हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, इस सेंस में कि टीटीपी को फंड कर रहा है, अफगानिस्तान के रास्ते आप बहुत सारे दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप कहते हैं जी कि आप, हाँ, पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। ये दोनों तरफ से एक वर्जन्स हैं, लेकिन मैंने बताया कल पाकिस्तानी 24 साल कैप्टन शहीद हुआ, साथ उसके 3 फौजी भी शहीद हुए हैं। रोजाना पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातें जो हैं वो पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला करती हैं। क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो या एक गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं देता कि उठे और उठ के फोन किया और कह दिया जी भारत ने करवाया, किसने करवाया। मेरा ख्याल ये है कि जब तक बातचीत बंद रहेगी, आप हम पे सवाल उठाते रहेंगे, ऐसा है, उठाते रहेंगे। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ नहीं गॉजियर सॉफ्ट कर तो हम भी कमर साहब थक चुके हैं, ठीक है, और इसीलिए उरी के बाद भी आपको सबक सिखाया गया, और पुलवामा के बाद भी कमर साहब अब ये है कि उठ के कह दिया कि ये हिंदुस्तान, क्योंकि आपकी मीडिया भी जानती है कि हिंदुस्तान की तरफ से ये दहशतगर्दी, नाउ हियर मी आउट सर, हिंदुस्तान की सरकार हो कि सेना हो, ये दहशतगर्दी का काम उसका नहीं है। आस्तीन में सांप आप पाल के बैठे हुए हैं, अब उस सांप को अगर आप लट से नहीं मारेंगे तो फिर यहां से वो काम किया जाएगा। सुशांत सरीन साहब, सुना आपने, कमर चीमा कह रहे हैं भाई हम तो खुद ही परेशान हैं, विक्टिम तो हम हैं, हमारे भी फौजी देखिए कैसे शहीद हो गए हैं। करने की जरूरत है ताकि हम ना आप पे उंगली उठाएं, ना सर हम देखिए, पे उंगली उठाएं। बात बहुत हो चली है, बात किससे करें बात कमर साहब, किससे बात करें बताइए। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, हाँ, इमरान से बात करने की कोशिश करें, शाहबाज आ जाते हैं, शाहबाज से बात करें, उनके भाई आ जाते हैं, उनके भाई से बात करें, नवाज आ जाते हैं, प्रधानमंत्री से बात करें कि सेना से बात करें कि किसी और, बात किससे करें, हाफिज सईद से। आपके मुल्क का हाई कमिश्नर पाकिस्तान से है, उनसे पूछ लें अगर आपको नहीं पता तो किससे बात करनी है। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मुझे सब मालूम है, मालूम आपको नहीं है कि बात किससे करनी, बातचीत करें। अरे किससे बातचीत करें भाई, सुशांत सरीन साहब बातचीत कीजिए, जब तक बातचीत नहीं होगी ये अटैक होते रहेंगे। अच्छा रूबिका, इसमें 3-4 चीज देखिए। पहली बात तो ये है कि ये कमर चीमा की बात ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर एक आतंकी लहर है, लेकिन वो आतंकी लहर उससे बहुत मुख्तलिफ है जो भारत के अंदर हो रही है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के ही लोग हैं जिनको पाकिस्तान की फौज ने ही पाल पोस के बड़ा किया था और वो इनके खिलाफ हो गए हैं। और जो भारत में कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान की ही शह पे कर रहे हैं, तो लेकिन उनका जो अब जो एनिमी है उनका अलग अलग है, तो इसकी तुलना करना मेरे ख्याल ठीक बात नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो टीटीपी के जो लोग हैं जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवातर से हमला कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको इनके एक पूर्व आईएसआई चीफ अहमद शुजा पाशा ने कहा था कि वो तो बड़े पेट्रियोटिक पाकिस्तान है, जब हमारी भारत के साथ लड़ाई होगी तो वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे, ये कहा था ना अहमद पाशा ने, ठीक है। ये वही लोग हैं जिनको इनके नेता जो इमरान खान या बाकी सारे या अभी भी वो उनका स्वागत कर रहे थे कि आप आइए, वापस आइए, बैठिए, यहाँ पर आप दोबारा आपको सेटल करते हैं, आपको सब कुछ हम सुविधाएं देंगे, सब कुछ करेंगे। ये जो हाफिज गुल बहादुर आजकल बड़े मेजर हमले इनके ऊपर कर रहे हैं, ये तो गुट तालिबान की परिभाषा थी भाई एक जमाने में, ये तो गुट तालिबान था, अब ये बैड तालिबान कैसे हो गया। और जहां तक ये डोजियर्स की बात है, अब चीमा साहब अगर तो ये कह रहे हैं कि भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो इतनी मतलब क्या बोले शाना बशाना है, मतलब कि क्या इतनी शानदार हैं,
कि पाकिस्तान के जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स थे उसको हमने टर्न अराउंड कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। अगर तो ये बात है तो फिर तो भाई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को फुल सलाम है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है? ऐसा हो सकता है? कमर चीमा जवाब देना चाह रहे हैं सुशांत सरीन साहब। हाँ, सुशांत सरीन साहब को तो ब्रीफिंग दी जाती है हाई कमांड की तरफ से। आप भी मान जाए रुबिका लियाकत साहबा कि भारत की जो एजेंसियां हैं उन्होंने दहशतगर्द जमातों के ऊपर हाथ रखा हुआ है और उन्होंने टीटीपी और बहुत सारी एजेंसियों को पैसे देती हैं अफगानिस्तान में। आपको पता है कितने पैसे लगते हैं? टोटल 5, 7, 10 अरब की बात है। इंडिया के पास तो पैसे ही बहुत है दहशतगर्द जमातों को देने के लिए। 10-15 अरब दो और पाकिस्तान को मसरूफ कर दो। ये है पाकिस्तान का प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है सुशांत सरीन साहब सही कह रहे हैं कि इनको सारी बातें कुछ ना कुछ टॉप लेवल पे जरूर बताया गया होगा कि किस तरह चीजें टर्न अराउंड हुई हैं। वही मेरा ख्याल है इनके मुंह से बात निकल गई है कि अगर तो भारत की कमर चीमा साहब वो सुना है आपने? आपके यहाँ पर हिंदुस्तानी गाने बड़े सुने जाते हैं, मूवीज भी बड़ी देखी जाती है। एक गाना है मादा लाडला बिगड़ गया। आपका जो ये लाडला था ना, आतंकी लाडला, अब ये बिगड़ कर आप ही की तरफ गन का जो है वो मुंडा किए हुए हैं। तो बताइए क्या किया जाए? उसमें हिंदुस्तान की क्या गलती है भाई? सुशांत सरीन कुछ कह रहे हैं, सुन ले, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी भाई। यहाँ थोड़ी दहशतगर्दी कोई चल रही है। हाँ सुशांत, एक ही सवाल है मैंने भाई, अगर भारत के इतने हम शाने हैं कि हमने 10 अरब रुपया या 2 अरब रुपया दे करके आपका जो स्ट्रैटेजिक एसेट था, जिसको आपने पिछले 30-40 वर्षों में आपने पाल पोस के बड़ा किया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, उसको आपने इंडोक्ट्रिनेट किया, सब कुछ किया, हम मात्र अगर 1, 2, 10 अरब रुपए दे करके हमने उनको टर्न अराउंड कर दिया। आप भी इतने पैसे खर्च कर लीजिए। आपने क्या 2 खरब रुपए पे पैसे नहीं लगाते, हम अपनी फौज पे पैसे लगाते। डिफेंस बजट बनाया है ना, 2 खरब का डिफेंस बजट बनाया है, उसमें से 10 अरब हम फौज पे पैसा जरूर लगाएंगे अपनी पे। हम जिस तरह आपकी एजेंसियां कह रहे हैं ना, हम नहीं लगाएंगे पैसे, बेशक हमें नुकसान ही होता रहे। हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। सुशांत सरीन साहब आप प्लीज ऐसी बातें ना करिए कि हंसी रोके ना रोके, प्लीज पाकिस्तान से खुदा के वास्ते। आप किस पर पैसा लगा रहे हैं? पैसा है लगाने के लिए कि नहीं है वो सबको पता है, मत बताइए। और बेकार आप अपनी थू करवाएंगे करवा के। जनरल जेके बंसल भी हमारे साथ है। बंसल साहब, जनरल बंसल, कमर चीमा ये कह रहे हैं हम बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, हम बड़े मतलब पाकिस्तानी बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको पता है कहाँ पैसा लगाना है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अमेरिका है इनका अलाइज रहा है पहले से, और जब हिलरी क्लिंटन आई थी पाकिस्तान में तो इनको बताया था कि जो आप ये सांप पाल रहे हैं ये अपने आंगन में, ये मत समझिए कि ये आपको पड़ोसी को काटेंगे, आपको भी काटेंगे। तो इस तरह से वार्निंग दी गई है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में एक टेररिस्ट और स्टेट है और एक होम ग्रोन टेररिज्म है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। अभी उसका ये कहना कि जी नहीं हमको उल्टा सताया जाता है, तो ये तो सभी ईरान को इन्होंने की तरफ से ईरान पे अटैक करते हैं, फिर टीटीपी वाले इनके ऊपर अटैक करते हैं। तो इस तरह से जो पाकिस्तान में जो वो अभी दहशतगर्दी होती है वो सब इन्हीं की वजह से हो रही है। और मेरी बात ये समझ में नहीं आती कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी कमज़ोर है, बजाय अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के इस तरह की घटनाएं करना जिसका असर पाकिस्तान की इकोनॉमी भी पड़ता है। वहाँ पर खाने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ तक कि एक्सरसाइज करने तक के लिए आर्मी के पास में पेट्रोल भी नहीं है। ये इतनी बुरी हालत होने के बाद में टेररिज्म अपने जो इनके कंट्री में हो रहा है वो तो हो ही रहा है। हिंदुस्तान जैसी जो एक पीस लविंग कंट्री है, पूरी दुनिया जानती है, वहाँ पर ये टेररिज्म को जो भेज रहे हैं तो अब उनका इलाज हो रहा है। उनको अभी जो हमने हिंदुस्तान के अंदर में एक जो एक वो बनाई है टास्क फोर्स, और टास्क फोर्स ऐसी है जो लोकल एरियाज हैं, 960 पुलिस वाले स्पेसिफिकली इसके लिए बनाए गए हैं कि वो वहाँ से जो बॉर्डर से आते हैं उनको जो न्यूट्रलाइज करेंगे वहीं पर, और लोकल इंटेलिजेंस भी देंगे। तो अब इलाज शुरू हो गया है। ये अभी बहुत नहीं, पर वो इलाज का स्वरूप क्या होने वाला है अब मैं उसे जानने में, और यहाँ पे मेरे जो पड़ोसी साथी आए हुए हैं उनको भी बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। पीएमएल नून के नेता इरशाद अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरशाद साहब, वो हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि एक किस्म का जानवर है जिसे घी हजम नहीं होता है,
वैसे ही ये जो आतंकी हैं उनको शराफत हिंदुस्तान की हजम नहीं हो रही है, और बहुत इसीलिए शुक्रिया अब वक्त आ रुबिका जी। गया है कि एक बार फिर से आपकी याददाश्त ताज़ा कर दी जाए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर फुल फ्लेजेड स्ट्राइक। मैं आप लोगों को सुन रहा था, वाकई आप लोगों को भी हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि दहशतगर्दी से आप लोग बात नहीं आ रहे। अभी आप बात कर रही थी हमारी बात नहीं, हम आतंकियों की बात कर रहे हैं शाद साहब। एक मिनट सुनिए, 20 मिनट मैंने आपको सुना। अभी कमर चीमा साहब से बात कर रही थी आप कि किससे बात की जाए। आपने अगर बात कर ली है तो मजलूम कश्मीरियों से बात कीजिए, उनके ऊपर से हथियार उठाइए, उनके ऊपर से अपनी गन हटाइए, उनके आगे से बारूद हटाइए, उनको आजाद कीजिए। खामा खा अमन हो जाएगा। जितने आपको सच्चाई हजम नहीं हो रही है सर। आर्मी के लोगों को हमारे यहाँ मारते पर रहेंगे चुनाव वो। हो रहे हैं और कश्मीर में, आप सुने पीओके वाले कह रहे हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों को भारत का तिरंगा दिखाकर इरशाद अहमद साहब कह रहे हैं वी वांट टू बी विद इंडिया। हिंदी समझा दूं, हम हिंदुस्तान का साथ चाहते हैं। मुझे हिंदी भी आती है, मुझे आपकी भाषा, हम भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि अमन तभी आएगा जब आप अपनी उंगली से अपना घी खुद लगाएंगे। उंगली हमें देनी पड़ती है, घी आपका होता है, इसीलिए बंदे मरते हैं दोनों तरफ से। तो घी भी हमारा, उंगली भी हमारी, या घी भी कश्मीरियों का, उंगली भी कश्मीरियों की। अमन कटोरे लेकर और सब जगह कर्ज के लिए रुपया भीख में मांग रहा है, पैसा भीख में मांग रहा है, उसकी रोटी पर घी नहीं लग सकता है। सो प्लीज सर, ना आप घी की बात ना करें। आपको अभी रूखी सूखी रोटी से काम चलाना पड़ेगा, और जब उससे भी आपका पेट नहीं भरेगा, जब इन आतंकवादियों को आप काजू बादाम खिलाते रहेंगे और खुद जो है भूखे मरते रहेंगे, तो फिर इलाज तो करना होगा ना सुशांत सरीन साहब। यार देखो रूबी का इलाज तो करना पड़ेगा, और ये जहां तक बार बार ये बात करते हैं ना कि हमारे से बात क्यों नहीं करते, आप बात करिए। और बिल्कुल सही थी जो आपने सवाल पूछा था कि किससे बात करें। देखिए इनके जो एक्चुअल इनके नेता हैं, रूलर जो है, जो फौजी वर्दी में घूमते हैं इधर उधर, उन्होंने तो ओपनली बोला है कि भारत के साथ हमारे कभी रिश्ते बेहतर नहीं हो सकते, हमारे भारत के साथ कभी कोई लेन देन नहीं हो सकता, क्योंकि भारत ने हमारा वजूद ही नहीं तस्लीम किया। अब अगर 60 साल के करीब का आदमी अभी भी अहमकों की जन्नत में रह रहा है, और पाकिस्तान की फौज की कमान उसके हाथ में है, और पाकिस्तान की सारी जो सरकारी तंत्र है वो चलाता है, और वो ऐसी बात करे, तो फिर इन लोगों से आप क्या, एक तो बात करना वैसे ही फिजूल है, दूसरा इनके जो सो कॉल्ड निर्वाचित नेता हैं, जो जैसे पाकिस्तान की भाषा में बोलते हैं फॉर्म 47 से आए हैं, बल्कि फर्जी इलेक्शन लड़ के जो हार गए थे, और कुछ लोग मानते हैं कि लगभग 30 सीटें जीते थे, और वो बड़ा बुड़ू के पता नहीं इनको जैसे तैसे करके एक मेजॉरिटी दे दी गई है। उनको तो पता नहीं कि वो अगले 3 महीने भी सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इनसे आप क्या बात करेंगे। और जब आप बात करते भी हैं और ये आपको एक आश्वासन देते भी हैं, जैसे मुशर्रफ ने दिया था और लोगों ने दिया, तो चंद हफ्तों के अंदर, चंद महीनों के अंदर ये उस बात से पलट जाते हैं और फिर वही कार्रवाई करते हैं जो ये पहले से करते आ रहे थे। तो इसलिए बात करने की कोई, मुझे तो औचित्य समझ नहीं आ रहा, कोई लॉजिक बनती नहीं है, और क्योंकि उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। फिर आपके पास विकल्प जो रहता है वो ये है कि आप ऐसी कार्रवाई करें जिससे इनको दंड दिया जाए, जहां तक आप दे सकते हैं, जहां तक वो काम करेगा। वो भी एक पूरी तरीके से 100% सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके सैनिकों को मारा जा रहा है तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते हैं। मतलब जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में, उस लहजे से जवाब देना जरूरी है। आरएसएन सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, और उसके बाद कमर चीमा भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। आरएसएन सिंह साहब। नहीं, पहले बात ये कमर चीमा साहब ने बोला कि हमारे भी लोग घाताहत हो रहे हैं अफगानिस्तान के साइड में। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने तो जब पाकिस्तान बना तो आपने इस्लाम का ठेका ले लिया, तो वो ठेकेदारी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है, और वो उसी के तहत आपका वो कहते हैं कि भैया ये तुम अपनी ठेकेदारी रखो, हम तालिबान हैं, फिर हम पश्तून हैं, फिर हम अफगान हैं, तो तुम्हारी ठेकेदारी नहीं चलेगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आप ठेकेदारी अपनी थोपने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरी बात, मैं देखिए ये ना कि
इसने फलाना अमेरिकन ने ये बोला, FATF में ये हो गया, ये ना ये कायरों की भाषा है। ये द होल द वन ऑफ द बिगेस्ट मिसचिफ मेकर इज हिलरी क्लिंटन। एंड अभी भी ये पूरा जो पाकिस्तान मिलिट्री जो डीप स्टेट है इज बीइंग ड्रिवन बाय बराक हुसैन ओबामा। तो मैं इसलिए मुझे पीड़ा होती है सब सुन के कि पता नहीं, ये दिस इज नॉट ए करंट अफेयर्स प्रोग्राम। हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया, आपने जैश मोहम्मद एक मिनट मैडम, जैसे सोल्यूशन है यू हैव टू स्ट्राइक द पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स। बात बिल्कुल साफ है, आप उसको ध्वस्त कीजिए, व्हाटएवर इट टेक्स। और कोई तरीका नहीं है कमर चीमा साहब। अब जब नहीं मानेगा, कोई सिस्टम नहीं सुधरेगा, तो यही तरीका है, ट्रैक ही उखाड़ फेंको जिस पर चल रही है आतंकी ट्रेन। देखिए 100 बिस्मिल्लाह आए ना, कोशिश करें। ये कल साहब RSN साहब, देखिए इस उम्र में मुझे पता ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बात करना मुश्किल है। क्वेश्चन ये है कि एक चीज याद रखें, 100 बिस्मिल्लाह ट्राई करें ना। लास्ट टाइम जब आपको ट्राई किया था आपने 2019 में, तो 60 राफेल लेने आप फ्रांस पहुंच गए थे। इतने तो जोगे आपके जहाज नहीं है। आप लोग समझे कि आप बड़ा मुकाबले कर सकते हैं। अभिनंदन को हमने नीचे उतार लिया, और वो भी इज्जत जिस तरह अंदाज से उतारा आपको पता है। और उसके बाद अरबों डॉलर के आप राफेल लेने, इतनी तो हमने उससे पहले ही चाइना के साथ मिलके अभिनंदन को आपका हाथ मरोड़ के ले भी लिया। अभिनंदन को आपका हाथ मरोड़ के ले भी लिया, वरना मुझे आपने जो कैप्टन सौरभ कालिया के साथ किया था ना, आप वही करने वाले थे। लेकिन इस बार आपका हाथ मरोड़ लिया था। और अपने हुक्मरानों से पूछ लीजिएगा, अपने हुक्मरानों से पूछ लीजिएगा कि क्यों और कैसे लौटाया अभिनंदन को। लेकिन अगर भारत ये समझता है वो बुली कर सकता है, पूछ लीजिएगा। साउथ चाइना सी में दूसरे मुल्कों को करता है, आप साउथ एशिया में मुल्कों को बुली करेंगे। हम आपको ना पुलिसमैन बनने देंगे, ना आपको बुलिंग करने देंगे, और ना वो करने देंगे। आप पहले अपने यहाँ पर सरकार बना लीजिए पुख्ता, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे। इतना ज्ञान मत दीजिए यहाँ बैठकर कमर चीमा साहब। और याद दिला दूं, जब हिंदुस्तान ठान लेगा ना, तो याद कीजिए जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, याद कीजिए कैसे घुटनों के बल हजारों सैनिकों को लेने के लिए आपके तमाम वो बड़े चेहरे आए थे। याद कर लीजिए कैसे कोनी तक के हाथ जोड़े थे कमर चीमा साहब। बिस्मिल्लाह और श्री गणेश कर दिया ना, तो नामो निशान नहीं रहेगा। वो तो शुक्र कीजिए कि एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री यहाँ इस मुल्क में बैठा हुआ है, जो बार बार ये कह रहा है कि युद्ध से हल नहीं निकलेगा, लेकिन रास्ते तमाम तरीके के हैं। कमर चीमा साहब, दिन में तारे देखेंगे आप, दिन में तारे। एक बार फिर से आपको ये याददाश्त आपकी ताजा करने की जरूरत आ पड़ी है। सुशांत सरीन साहब, देखा चैलेंज टीवी पर तो बहुत शानदार तरीके से करते हैं ना, जैसे कोई मूवी चल रही हो। कमर चीमा साहब करें, आओ ना करो बिस्मिल्लाह। अगर कर दिया बिस्मिल्लाह तो आप कितने और टुकड़े करेंगे? इत्तू से के इतनी जोगी आपकी एयरफोर्स हो तो और क्या चाहिए? इत्तू से पाकिस्तान के और कितने टुकड़े होंगे? हमारे तो आपको पड़ गई है मुल्कों को इतना कहने की। रुक जाइए। हाँ, खुद ही बजा रहे हैं, ईंट से ईंट खुद बजा रहे हैं, उसमें हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनके जिस तरीके के राजनेता हैं और जिस तरीके की इनकी फौज है, जितनी उसकी अकल है, उसके हिसाब से जो काम कर रहे हैं वो नजर आ रहा है ना आपको। इनके अंदर जो कलह बैठा हुआ है और जो और फैलते जा रहा है, हर रोज फैल रहा है, उसके लिए हमारे को ऐसे कुछ करने की खास जरूरत नहीं है। थोड़ा सा धक्का वक्का हम दे सकते हैं इनको, बाकी ये खुद कफील है, जिसे आप कहेंगे उर्दू में। चेक करें, वो जो दहशतगर्द जमातों को स्पॉन्सर करने की मैं बात करता हूँ, ये वो धक्का धुक्का कह रहे हैं, ये वो धक्का कह रहे हैं सुशांत साहब। बाकी ये जो डींगे मारते हैं टीवी पे आकर के, वो ठीक है, इनको भी जवाबदेही करनी पड़ेगी। बाकी तो हर एक चीज इनकी बैन हो गई है वहां पर। अब थोड़े बहुत यहाँ पर आके डींगे वींगे मार लेते हैं, और वैसे तो इनकी कोई सुनता नहीं है, तो ठीक है, वो अपनी शौक पूरा कर लें। लेकिन जो हकीकत है पाकिस्तान के अंदर की, वो सबके सामने है, जग जाहिर है वो। और इनको ये भी पता है कि इनके यहाँ ना तो कोई निवेश हो रहा है, ना कोई अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। जो सुरक्षा के हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, जो राजनीतिक कलह है वो बढ़ते जा रहे हैं। इनकी जो सरकार है उसके पल्ले कुछ है नहीं,
इनकी जो फौज है उसकी पीठ एक लिहाज से दीवार से लगी हुई है, उसको भी समझ नहीं आ रहा। वो ये समझते हैं कि हम बुरी खबरों को रोक करके बुरी खबर होने ही नहीं देंगे, मतलब कि बुरी चीजें बंद हो जाएंगी अगर बुरी खबर हम रोक लें। तो वो मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगी हुई है, कोई बोले तो उसको जेल में डाल देते हैं, कोई प्रदर्शन करे तो उसके खिलाफ वो रेड मार देते हैं। तो एक तरीके का टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन निजाम वहां पर चल रहा है, और ये समझते हैं कि हम दुनिया में हमारी बड़ी वाह वाह हो रही है तो कर लें कोशिश, वो भी शौक पूरा करके देख लें। आपने 71 में किया था, उसके बाद भी कर चुके हैं, और आपको पता है। और ये चीमा साहब यहाँ पर तो आके, क्योंकि हम भारतीयों के साथ बीच में बैठे हुए हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें और डींगे मार रहे हैं। बाकी इनको खुद ही पता है, क्योंकि ये भी पढ़े लिखे आदमी है, विदेश भी घूमे हुए हैं, इनको खुद ही पता है कि ये इनकी क्या स्थिति है और क्या औकात है और दुनिया इनको किस नजरिए से देखती है। इनकी मर्जी है, अगर सच नहीं बोलना हमारे टीवी पे आके मत बोलें, बाकी जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। चाहता है कि इंडिया बुलिंग न करे, जैसे रूबिका लियाकत साहिबा कह रही थी ना कि इंडिया बुलिंग कर रहा है, जैसे चाइना साउथ चाइना सी में करता है, इंडिया इस खित्ते में कर रहा है। आप कहते हैं छोटा सा आप मुल्क हैं, मालदीव्स, भूटान, आपको लगता है ये छोटे छोटे मुल्क हैं, ये बोलते क्यों हमारे आगे? इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया इस खित्ते का मुस्तकबिल लिखेगा। पाकिस्तान में रुकिए ना, आपको अपनी जमीन पसंद नहीं है क्या? शर्मिंदा होते हैं, एम्बैरेसमेंट है आपकी जमीन। वो नेपाल कहाँ देख रहे हैं, भूटान कहाँ देख रहे हैं, म्यांमार कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान में रुकिए ना। बराबर बराबर तमाम ममालिक को बराबर समझे, जो यूएन चार्टर कहता है तमाम जो टेरिटरीज हैं वो इक्वल हैं, सॉवरेन हैं, रिस्पेक्ट करें। मान रहे हैं तो डोजियर दिया है, सौंप दीजिए। छोटा हो लेकिन बराबर होता है। सुनिए, अरे बराबरी का हक आपको मिला हुआ है, इसीलिए तो सुकून में अभी रह पा रहे हैं, वरना आपकी कायरता, बुज़दिली हमने देखी है। जब लैंड किया था ना यूएस की तरफ से, जब वो जहाज पहुंचा था, सील कमांडोज नीचे आए थे, नाक के नीचे ओसामा बिन लादेन को उठाकर ले गए थे, थर थर कांप रहे थे, आप लोग कुछ कर ना पाए थे। वो बुज़दिली हमने देखी है आपकी। तो आप अगर वो इलाज चाहते हैं तो फिर वही सुशांत सरीन कह रहे हैं, ले लीजिए। लीडर को सुने, अखिलेश यादव को सुने, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सुने। अरे हम तो सबको सुनते हैं, हमारे पसंदीदा हैं। आप खुदा के वास्ते अपने लीडर्स को सुने, ये हाफिज सईद को अपना लीडर ना बनाए, वो लखवी को अपना लीडर ना बनाए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी कहते हैं चाइना हमारी जमीन लेके चले गए, वहां तो आपके प्रधानमंत्री कोई नहीं बोलते। अरे आपको कोई अंदाजा नहीं है, अभी वो वहां की बात मत कीजिए, अभी थोड़े टाइम में आपकी जमीन भी लेंगे, वो जिसे आप अपना कहते हैं ना, वो जमीन भी लेंगे। आरएसएन सिंह साहब, इनको बड़ा आनंद आता है, इनको नहीं वो वाली जमीन लेंगे। रुकिए ना, आप इधर उधर मत कीजिए, इधर उधर करेंगे और फौरन वो जमीन, अभी आप देखिए, इंतजार कीजिए कमर भाई, इंतजार कीजिए बस। आरएसएन सिंह साहब, ये कॉन्फिडेंस देखा आपने विपक्ष के नेताओं का नाम लेकर, ये कह रहे नहीं आप तो चीन की बात कीजिए ना, पाकिस्तान की क्यों? देखिए ना, देखिए रूबिका जी, ये हमको कह रहे हैं कि आप बुली करते हो। अब आप बताइए कि पीओके हमारे पास आने वाला है, ये क्या गिलगिट बल्टिस्तान इलाके को ये पीओके, ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं ना, उसको हिस्सा मानते हैं उसका? तो कौन किसको बुली कर रहा है इतने साल से? क्यों? क्योंकि वो शिया बहुल्य वो क्षेत्र था जिसका आप सुन्नीनाइजेशन कर रहे हैं। तो कौन किसको बुली करता है? पूरे हजारा शिया को आपने ठेल दिया पाकिस्तान से, कोई नाव से मलेशिया में जाके डूब रहा है, 1-2 नाव ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया और कहते हैं हम बुली कर रहे हैं। बलूचिस्तान पे चढ़ाई कर दी है और उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया और कहते हैं हम बुली कर रहे हैं। कौन किसको बुली कर रहा है भाई? सुशांत साहब, वो हमारा इंटरनल मैटर है, आप क्या बात कर रहे हैं? बोलिए। इसीलिए सर जी वो इसीलिए वहां पर लोग बिल्कुल बेचैन है हमारे पास आने के लिए। पीओके के लोग बिल्कुल बेचैन है। तो ये बुली की बात मत कीजिए। और मैं आपको ये बता रहा कि जो आपने ये जमाइते इस्लामी और ये सब सारे जो इनके बहकावे में जो इस्लाम का ठेका ले लिया था ना, उसी ने आपके मुल्क के 2 टुकड़े करवाए। एक्चुअली आप चीमा साहब, नहीं, इट्स अ सीरियस ये जाके सोचिएगा कि आपके मुल्क के 2 टुकड़े किसने करवाए। इट वाज जमाइते इस्लामी।
और आपके मुल्क के और टुकड़े होंगे। ये जमायत इस्लामी के विच इज द मदर ऑफ ऑल जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, वो आपके मुल्क के और टुकड़े करवाएंगे। और जो आप कह रहे हैं ना कि अफगानिस्तान उसमें ये क्या हो रहा है, तहरीके तालिबान, उसका भी जो पैदा करने वाला है वो जमायत इस्लामी। नहीं तो दैट ठीक है सर। तो ये अगर आपने मुद्दा हम नहीं बुली कर रहे हैं, हम नहीं बुली कर रहे हैं। ये जमायत इस्लामी और उसके नाजायज बच्चे और उसका नाजायज बाप, पाकिस्तान मिलिट्री आपका देश का ये हाल कर रखा है। सोचिएगा इस पर जाके। आप मुझे पसंद आते हैं, आप बहुत सुलझे। मैं आपके प्रोग्राम्स देखता हूं बाय द वे, आप जो स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे प्रोग्राम करते हैं मैं देखता हूं, और मैं आई लाइक यू आई फाइंड यू वन ऑफ द बेटर चैप्स। तो इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा जाके कि वो नाजायज बात जमायत इस्लामी और नाजायज बात। आप अपनी हुकूमत को कहें टेबल पे बैठे, जिस तरह आप चीन के साथ बैठते हैं, पाकिस्तान के साथ भी बैठे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। कर्नल साहब, ये मीडिया बीच में मजे ले रहा है, ये रूबिका लियाकत मैडम और ये सारे चैनल मजे ले रहे हैं, हालात खराब हैं, इनको बताएं कि हालात ठीक होने जा रहे हैं। आपको लग रहा है मजे ले रहे हैं? जिसके यहाँ पर शहादत पे शहादत हो रही है और आपको लगता है कि हम यहाँ पर मजे ले रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस कमर चीमा साहब? प्लीज बात करें, प्लीज इतनी बड़ी आवाज है प्लीज। आप बहुत ही ज़हीन किस्म के आदमी हैं। खुदा के वास्ते इस तरीके के इर्रिस्पॉन्सिबल बयान ना दें आप। ठीक है, आप ये चाहते हैं कि पुराना वाला सिस्टम चलता रहे, आपको यहाँ कोई एक्सपोज ना करे, आपको यहाँ पर जी हाँ हुजूर करके बातचीत करके बढ़िया उर्दू के शब्द बोल के, और नहीं सर हमें बातचीत करनी है, इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, हम तो पड़ोसी हैं, अरे नहीं आप तो हम ही से निकले हुए लोग हैं, हम तो सब एक हैं। ये सब बेवकूफी है सर, इसलिए क्योंकि ये करके देखा जा चुका है कमर साहब, ये करके देखा जा चुका है, और उसके बावजूद क्या हुआ है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। भारत और पाकिस्तान के लोग आपस में मोहब्बत करते हैं मैडम। नहीं, अरे मोहब्बत करते हैं तो आप उस मोहब्बत का कुछ सिला तो दीजिए ना। क्या सिला देते हैं आप? हाफिज सईद क्या सिला देते हैं? मुंबई अटैक क्या सिला देते हैं आप? पुलवामा क्या सिला देते हैं? उरी क्या सिला देते हैं? मैं फिर आपके ऊपर इल्जाम लगाऊंगा ना, मेरा कैप्टन शहीद हुआ, फौजी शहीद हुए, मैं आप पे इल्जाम लगाऊंगा। अरे वो आप हम पर मत लगाइए, आपने आस्तीन पर सांप लगा। अभी क्या कह रहे थे आरएसएन सिंह साहब? तारीफ तो सुनी लेकिन सच नहीं सुना आपने। क्या कह रहे थे वो? कि आप ही के यहाँ बैठे आतंकी हैं जो आपका काम तमाम कर रहे हैं। उनको चाहिए भैया, वजीर आजम साहब मॉस्को ऑस्ट्रिया जाते हैं, भारत पाकिस्तान आए, देखिए हर चीज कैसे हाल होती है। नाक रगड़ लीजिए सर, घुटनों पर बैठ जाइए कमर चीमा साहब, आप कोनी तक हाथ जोड़ लीजिए। हिंदुस्तान आपसे तब तक बात नहीं करेगा जब तक आप पाकिस्तानियों का और खासकर आतंकवादियों का इलाज नहीं कर लेते हैं। एक बहुत सिंपल सा उसूल है, उस उसूल को फॉलो कर दीजिए, फिर तो सर आप आकर यहाँ बॉलीवुड में भी काम कर लीजिएगा, आप यहाँ आकर नौकरी भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट सर, सीधी बात है, आप आतंकियों का इलाज कीजिए, फिर टेबल पर बैठ जाएंगे। और चीन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? थोड़ा हैसियत देख लीजिए ना। सुशांत सरीन साहब, कमर चीमा बार कह रहे हैं पीस, बातचीत ऑन टेबल। रूबिका देखिए ऐसे है, कमर चीमा कह रहे हैं ना कि आप रूस और ऑस्ट्रिया क्यों गए, आप पाकिस्तान क्यों नहीं आए। पिछली बारी जब प्रधानमंत्री गए हुए थे, वो कहीं और गए हुए थे, मेरे को लगता है मॉस्को ही शायद गए थे, उसके बाद वो काबुल गए, काबुल के बाद वो लाहौर गए। उसके एक हफ्ते के बाद क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था? एक हफ्ते के अंदर पठानकोट की एयरबेस के ऊपर अटैक किया था। फिर उस समय उनके जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उन्होंने आपको पूरे आश्वासन दिया कि हम इसकी तह तक पहुंचेंगे। एक FIR भी फाइल हुई जो दहशतगर्द थे, जैश ए मोहम्मद वगैरह वाले, उनके खिलाफ। पाकिस्तान की फौज ने क्या किया? पाकिस्तान की फौज उसमें आ गई, उन्होंने उनको बचाया। वो FIR का आज तक कुछ पता नहीं है कहाँ गई, क्या वो केस कहाँ पर पहुंचा, नहीं पहुंचा, कुछ पता नहीं लगा। अब ये चीमा साहब हमारे को बहुत मामू बना चुके हैं पिछले 75 साल, अब हम मामू बनने को तैयार नहीं है। अब हम बोल रहे हैं कि भाई आप पहले खत्म करें, जैसे IMF वालों को बड़ा मामू बनाया था इन्होंने। अब IMF वाले कहते हैं कि पहले आप काम करें, उसके बाद पैसे देंगे। हम भी इनसे यही कहते हैं कि पहले आप आतंकवाद के खिलाफ अपनी
लड़ाई लड़ें, ये जो आतंकी गुट आपने पाले हुए हैं इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसको बंद करें। उसके बाद ठीक है, रास्ते खुलेंगे, जरूर खुलेंगे बातचीत के, लेकिन उससे पहले नहीं होगा ये। तो मेरे ख्याल अगर भारत की पोजीशन तो ये है और बड़ी क्लियर पोजीशन है। अब ये पाकिस्तान के पाले में गेंद है कि भाई आप ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। आप अगर दुनिया भर में ये दुहाई देते हैं कि हमारे ऊपर बहुत आतंकवाद है, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर वो आतंकवाद अक्रॉस द बोर्ड करें ना। आप ये नहीं कह सकते कि भारत के खिलाफ जो आतंकवाद है, चाहे वो खालिस्तानियों को हम उकसा रहे हैं, वहां पर हम ड्रोन भेज के हथियार भेज रहे हैं, ड्रग्स भेज रहे हैं, वो सब जायज है। अगर हम कश्मीर के अंदर हम हथियार भेजते हैं, उनको पैसा किसी तरीके से मुहैया करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, वो सब हम जायज है। लेकिन अगर हमारे खिलाफ यही चीज दूसरी तरफ से होती है तो वो नाजायज है। ये तो नहीं हो सकता ना भाई। आपको एक मापदंड रखना पड़ेगा, या आप आतंकवाद के साथ हैं या आप आतंकवाद के खिलाफ हो। और इसीलिए रूबिका, इनकी आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि इनके आतंकवाद को लेकर के दोहरे मापदंड हैं। नहीं तो और इसलिए मैं यही एक लाइव टेस्ट कर लेती हूँ ना कमर चीमा साहब। हम आतंकी कहते हैं हाफिज सईद को, लखवी को, वहाँ तमाम जो आपने घर जमाई बना रखे हैं ना, उनको बड़ा मलाई और काजू बादाम पिस्ते खिला रहे हैं। आपके लिए ये लोग कौन है? हमने बहुत सारे डोजियर सौंपे हैं और सुशांत सरीन जो कह रहे हैं कि हम आपसे बातचीत करेंगे, आप भी सीरियसली इन पर एक्शन तो लीजिए, क्यों नहीं ले पाते? ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं आप हमसे? हैं? कमर चीमा साहब, आतंकियों पर सवाल पूछने के बाद पता नहीं आवाज भी चलेगी, अब्बा जब्बा टब्बा टाइप कुछ ऐसे सुनाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं कमर साहब, पता नहीं कुदरत भी साथ नहीं दे रही है। नहीं रुकिए, मैं ठीक करती हूँ, यहीं से ठीक होगा मामला। मैं भी जानती हूँ इसी ज़मीन से होगा और कुछ ना हो पाएगा। फिर कहती हूँ आपको बिस्मिल्लाह कीजिएगा, पहले रुकिए, पहले मुझे इलाज करने दीजिए। फिर नहीं आ रही ना आवाज़, नहीं आ रही कमर साहब, मैं क्या करूँ बताइए? अजीब अजीब आवाज़ें आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। बोलिए एक बार फिर, मैं कोशिश करती हूँ, चलिए बोलिए। बताइए मैं क्या करूँ? इरशाद साहब, आप संभालिए जरा जगह। हाफिज सईद पर 5 लाइनें बोलिए। मुझे तो आपने गूंगा बना के बिठाया हुआ है, आज बात भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। क्या बनाया है? हाफिज सईद साहब हमारे, मैंने कहा गूंगे की तरह बिठाया हुआ है, आज बात भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। दूल्हे की उम्र निकल चुकी है आपकी। मैं ही कह रहा हूँ, आईना देखिए एक बार। मैं ही कह रहा हूँ, मैं आईना देख रहा हूँ तो बात करने दीजिए ना। अब मुझे हाफिज सईद पर इरशाद साहब, हाफिज सईद पर बोलिए ना, हाफिज सईद साहब आतंकियों पर बोलिए। मैं कह रहा हूँ आलिम दीन है, हाफिज सईद साहब आलिम दीन है और कुरान पाक का दर्स देते हैं, और उनके स्कूल हैं और इस्लामिक स्कूल हैं उनके, और वो इस्लाम की तबलीग करते हैं पूरी दुनिया में। जिसकी तकलीफ आप लोगों को है, आप लोगों ने बहुत कोशिश की। बस थैंक यू सर। ये दूल्हे की तरह आपको सहरा सजा के इसीलिए बिठाया गया था कि वो जब सहरा हटाएंगे ना आप, तो आपके वो सींग साफ तौर पर दिखाई देंगे जो हाफिज सईद को आलिम दीन मानते हैं। आतंकी को आप इस तरीके से इज्जत बख्शते हैं, बस यही तो एक्सपोज करना था और आपने कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ऑल ऑफ यू।